बादब बा मुलाइजा होशियार हमारे साथ है हरहाइनेस इंद्राणी। कम्मा घड़ी है आपको फिर तो। कैसी रही इंद्राणी की यात्रा? मतलब क्या क्या कमेंट्स मिल रहे हैं, क्या क्या रिएक्शंस मिल रही है? जी ऐसा है कि प्रजा से पता चला है कि काम तो काफ़ी सराहा जा रहा है और बहुत प्यार मिला है एक्चुअली, और बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग, जैसे मैं उस दिन सर एक रेस्टोरेंट गई थी तो वहाँ पर जो लोग खाना खाने आए थे और जो लोग खाना खिला रहे थे, जो सर्व कर रहे थे, वो दोनों तरह के लोगों ने देखा है। और मुझे वो देखकर बहुत अच्छा लगा कि ये जब एक शो या एक फिल्म आप ऐसी करते हैं जब वो हर तरह के लोगों को रिझाती है ना, तो मतलब कुछ ना कुछ आपने सही किया है जो लोगों को इंटरेस्ट है। सब ने कहा कि बहुत इंट्रीगिंग लगा, कि हमें लगा कि कुछ तो है इसमें जो देखना चाहिए। वो होता है ना आजकल आम तौर पर कि 2 एपिसोड देखकर फिर छोड़ देते हैं। हाँ। तो ये पूरे 8 एपिसोड देखे हैं लोगों ने और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसी कहानी को थोड़ा प्यार मिल रहा है। और इंद्राणी का जो पार्ट है उसको बहुत बहुत लोगों ने बहुत अच्छा कहा। और क्या है ना कि ये जो रॉयल्टीज है ये हमेशा हमारे लिए बड़ो सस्पेंस और हमारी क्यूरियोसिटी, मिस्ट्री क्या हो रहा है। बिल्कुल सही बात है आपने, जैसे कि एक दे आर ऑलमोस्ट लाइक रियल लाइफ फिल्म स्टार्स, है ना। हाँ। कि जहाँ ये रहते हैं, एक तो बंद दरवाजे, पता नहीं पीछे क्या है, क्या सच है क्या झूठ है, पर्दे के पीछे क्या बात है, एक रहस्यमयी दुनिया। और एग्जैक्टली वही चीज़ें हैं इस शो में कि मतलब पूरी तरह हमें पता ही नहीं सच क्या है, दिखाने के दांत और खाने के और, वैसी वाली बात है। और इतना पैसा है नहीं, जैसे कि इंद्राणी का कैरेक्टर जो है वो ना अपनी ज्वेलरी बेच कर अपने भाई की अयाशियों को संभाल रही है। और इतनी फ्रस्ट्रेशंस और सफोकेशन है। जैसे मैं कभी रॉयल सेटअप के बारे में सोचती हूँ एज अ ले मैन, एज अ कॉमन पर्सन, मुझे हमेशा ये लगता है कि इनके कंधों पे कितना बोझ होगा, कितना भार है कि कॉन्स्टेंटली आपको एक तरह की एक्टिंग करनी है। भले आपका अंदर कुछ भी चल रहा हो, आपको हमेशा एक अपना रुतबा और एक रुबाब और ठाठ और आन बान शान और ये सब चीज़ें, एक ड्रामा हमेशा चलते रहता है। कितना मुश्किल होगा ऐसी लाइफ जहाँ पर आप घुट घुट के कुछ कह नहीं पा रहे। स्पेशली जैसी ये स्टोरी है, डिसफंक्शनल है कम्प्लीटली। कहानी में एक किरदार नहीं जो पूरी तरह खुश है, बताइए तो। और सबकी एक अधूरी ख्वाहिश है कि हाँ। जैसे कई सारे रियल लाइफ केसेस हमने पिछले 3-4 साल में ही देखे कि उत्तराधिकारी कौन होगा, इस बात का झगड़ा चल रहा है कि पावर प्ले। और उसके ये बहुत बड़ा गेम है, मतलब समझ में नहीं आता कि कहाँ से क्या चल रहा है। क्योंकि जहाँ पे पैसा है वहाँ पे षड्यंत्र और एक तरह की एक कुछ ना कुछ तो गलत होगा ही। जहाँ पावर और पैसा आ गया वहाँ पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सब कुछ सुखी और सब सब लोग कहें कि नहीं पहले आप और पहले आप, ऐसा तो होगा नहीं। ये चीज़ हमने सदियों से देखी है, इतिहास गवाह है। सेंचुरी से ये चीज़ होती आई और आगे भी होता आएगा। जहाँ पे स्टेक्स आए हैं वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। वैसे जनरली मतलब लेडीज़ नए कपड़े पहन लेती है तब भी उनकी चाल में फ़र्क आ जाता है। तो रॉयल्टी वो पूरा जब आप राजकुमारी बन के आई तो क्या महसूस हुआ? बहुत ही रॉयल महसूस हुआ मुझे। बहुत रजवाड़े की जो एक वाइब आ गई ना, और सब रानी सा और हुक्म और ये सब जो एक चल रहा था मेरे आसपास, मैं तो मतलब मैं कह रही थी हाय बस थोड़े दिन और चल जाए, बड़ा मज़ा आता है ना। एक आपको एक वैनिटी महसूस होती है और एक कैरेक्टर के तौर पे एक हल्की एक गुदगुदी होती है जब कुछ आपको ऐसा कुछ कहा जा रहा है। मुझे तो हंसी भी आ जाती थी कई बारी। बट एक अपने आप में बहुत बहुत मज़ेदार, ये इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन अडल्ट फेरी टेल ना, कि आप अपने आप को एक क्वीन के तौर पर समझ रही हैं। और हर लड़की की एक ख्वाहिश है, वही शिफॉन की साड़ीज़ और पर्ल्स और महारानी गायत्री देवी से हम सब कितने आम है उनके तो। उनका तो अपना एक स्टाइल कोशेंट और अपनी एक लैंग्वेज है स्टाइल की। और इनका जो नाम था वो मैंने इनफैक्ट सजेस्ट किया था क्योंकि मुझे इनका नाम बड़ा प्यारा लगा था, इंद्राणी राय सिंह। एक कूच बिहार की महारानी इंद्राणी देवी थी। हाँ। तो उनसे मुझे ये नाम की प्रेरणा भी आई थी। और नाम में ही वजन है, इंद्राणी राय सिंह एक है उसमें, एक खनक है। मतलब हम लोग
जनरली हमारे किरदार आसपास के देखे हुए होते हैं, एक एक्टर को उस कैरेक्टर को ढालने में खुद को आसानी हो जाती क्योंकि आसपास रहते हैं तो लेकिन ये तो अलग ही दुनिया है। तो कैसे इंद्रायणी में परिवर्तन हुआ आपका? जी एक्चुअली सर क्या था कि जहाँ हम रह रहे थे वहीं शूट भी कर रहे थे, तो मेरा जो मुझे क्या होता है ना, जब मैं कहानी कुछ सुनती हूँ तो मुझे ना कुछ ऐसी पिक्चर सी एक सामने आनी शुरू हो जाती है और वो एक इनवॉलंटरी एक चीज़ है, एक रिएक्शन होता है एज एन आर्टिस्ट कि मुझे सुनते ही कुछ ऐसे दृश्य दिखने शुरू हो जाते हैं कि हाँ ठीक है ये ऐसा कुछ चलेगी, ऐसा कुछ सोचेगी, अपने आप को हमेशा एक ग्रेस में रखेगी और जहाँ इसको लिबर्टी मिलती है, छूट मिलती है, वहाँ पर ये खुल जाएगी। तो वो एक बैलेंस था जो मैं लेकर हमेशा चल रही थी कि हमें शायद पता ही नहीं है कि उसके दिमाग में और दिल में चल क्या रहा है, वो बाद में कुछ पता चलता है जब पूरी तरह वो बिखर टूट जाती है कि उसका एक डिल्यूजनल दिमाग हो जाता है, पता ही नहीं उसको क्या असली और क्या नकली है। एक उसका पास्ट उसको कितना हॉन्ट करता है और वो शायद एक लड़की है जिसको कभी अपने बचपन जीने का मौका नहीं मिला, बहुत सारी चीज़ें थी एक्चुअली। तो बात ये थी कि वो माहौल इतना कंड्यूसिव था और इतना एक अपने आप में एक इकोसिस्टम था वहाँ पर, लक्ष्मी निवास पैलेस बीकानेर जहाँ हमने शूट किया, जहाँ हम रहे भी, कि मैं अपनी स्वीट महारानी स्वीट में मैं तैयार होती थी, ऐसा सुंदर पुराना आईना और उसके सामने आप तैयार हो रहे हैं और फिर आप कॉरिडोर से लेफ्ट जाएंगे तो आपका सेट आ जाएगा। तो एक वो भी काफ़ी हेल्प करता है कि एक सेट का नकलीपना या फिर एक टेक्सचर्स होते हैं ना, उन दीवारों की हिस्ट्री है, उन्होंने कितनी बातें सुनी है दीवारों ने और उनमें क्या क्या अब्जॉर्ब्ड है, क्या बात, उसकी एक एनर्जी है, उसको आप मना नहीं कर सकते। वैसे यू आर ब्लेस्ड इन मेनी वेज, जैसे आप किरदार में ऐसी घुस जाती हैं, आपको समझ में नहीं आता, सहज ही ऐसा लगता है कि वही, और साथ ही साथ दर्शकों ने आपको मान लिया कि यार ये एक्ट्रेस बड़ी कमाल है यार, ये जो करती है बड़ा अच्छा करती है। आई एम वेरी ब्लेस्ड, राइट, क्योंकि एबिलिटी और एक अपने अंदर एक जज्बा होना और वो अपॉर्चुनिटी आना, वो तीन अलग चीज़ें हैं। कई बार आप में बहुत टैलेंट होता है और आप कहीं वो जज्बा निकल जाता है आप में से, आपके अंदर वो आग बुझ जाती है कि मुझे अब नहीं करना ये, या फिर अगर आग है, जज्बा है, टैलेंट है, सब है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती। तो इसका कॉम्बिनेशन जो है वो शायद ऊपर वाले की देन है इस वक्त और उनका हाथ है मेरे सर पर शायद, तो चलिए बना रहे, आमीन, हम तो यही कहेंगे। मतलब एक 20 साल की जर्नी हो गई तकरीबन, मेरे ख्याल 2000 यहाँ में मैंने आपको पहली बार देखा था, जिमी की फिल्म थी, सुजीत दा डायरेक्टर थे, जी जी जी, तो वहाँ से यहाँ तक की जर्नी, यहाँ से यहाँ है ना, यहाँ से यहाँ तक की जर्नी कमाल की जर्नी है। एंड जैसा मैं कहा था, यू कार्व योर नीश की यार, जब निम्रत का नाम आता है आप मान लेते हो कि नहीं यार काम तो अच्छा ही होगा। आई होप कि ऐसा दिन ना आए जहाँ पे हो कि अरे इससे इतना भी नहीं हुआ, अब काम तो अच्छा था, अब क्या हो गया। वो एक डर है कि कभी ऐसा ना हो कि मुझ में ऐसा कुछ, मेरे काम में कुछ कमी रह जाए, बिकॉज मेरे लिए वही सबसे बड़ी चीज़ है कि ऑडियंस का प्यार और उनका एक जो एक अपनापन है ना, जो मैं महसूस करती हूँ, मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे लोग अपना ही समझ के मिलते हैं कि अरे ये तो हमारे बीच से निकली हुई लड़की है और जहाँ है हम इसका काम पसंद करते हैं, मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। निम्रत, मतलब ऑल्दो आपने कोई ऑफिशियल ऐसा ट्रेनिंग नहीं लिया है, आपने अपने काम से लिया, लेकिन एज एन एक्टर कभी अपने आप को एनालाइज किया कि यार ये मेरे प्लस पॉइंट्स हैं एज एन एक्टर और यहाँ पे मुझे और काम करना है? प्लस पॉइंट्स, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बनावटीपना और नकलीपना से काम नहीं करती। मुझे ऐसे लगता है कि मैं जब कुछ महसूस कर रही होती हूँ तो मैं बिल्कुल पूरी ईमानदारी से महसूस कर रही होती हूँ। वो ईमानदारी मुझे पता है मेरी स्ट्रेंथ है, वो एक शायद इनबॉर्न है, वो एक ईमानदारी इनबॉर्न है। बाकी वो एंटरटेनिंग हो या एक पूरे बड़ी पिक्चर में देखेंगे तो वो कितनी इफ़ेक्टिव है कितना नहीं है, वो चीज़ अपना एक अलग एक वेरिएबल होता है जिस पे मेरा कंट्रोल हर बार नहीं है। मैं मीडियम को बेहतर समझना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि कई बार मुझे क्लोज़अप और वाइड शॉट और उन चीज़ों में मैं थोड़ी सी ना लॉस्ट हूँ अभी। मैं अभी भी वो सीख नहीं पाई हूँ पूरी तरह, बिकॉज मेरी ट्रेनिंग थिएटर की है और मैंने नाटक इतने साल किए ना कि मैं एक्टिंग उसी मसल मेमोरी से करती हूँ जहाँ पर मैं मुझे ये कैलकुलेट नहीं करना आता कि ये क्लोज़अप में ये लाइन ऐसे लेनी है और यहाँ पर वाइड में ये लाइन ऐसे लेनी है।
वो मैं बेहतर समझना चाहती हूँ क्योंकि बहुत अलग मीडियम है। सो लंच बॉक्स वाज अ ट्रेनिंग, मतलब जिसको कहे कि एक पॉलिशिंग? नहीं, लंच बॉक्स मेरे लिए कल्मिनेशन था। अच्छा। मेरी सारी तालीम का, मेरी सारी सोच, एक काम करने का तरीका, एक काम की तरफ जो अप्रोच था, उसका एक कल्मिनेशन उसमें आप लोगों को दिखा। तो क्योंकि मैंने छोटा मोटा काम किया था इधर उधर, जैसे यहाँ और एक पेडलर्स और छोटे छोटे रोल इधर उधर। चिकन खुराना में एक सीन था उसमें, लव शब्द एंड चिकन खुराना। तो इधर उधर थोड़ा बहुत करके, लेकिन जो एक पूरी तरह मुझे एक अपना खिल के अपना काम सामने लाने को मिला ना, जो एक मौका मिला, वो लंच बॉक्स में मिला। और वहाँ पर मैंने अपनी पूरी तालीम डाल दी, और वो शायद एक कल्मिनेशन था जहाँ से मेरा फिल्म का करियर मेरे हिसाब से शुरू होता है, इन द रियल सेंस, जहाँ यू आर नॉट जस्ट सम एक्टर या सम मॉडल सीन इन सम एड की कोई म्यूजिक वीडियो किया, फिर लोग मुझे मेरे नाम से जानने लगे। क्या बात है। सो अब ये जर्नी जो चल रही है, बहुत शानदार जर्नी है, आगे क्या क्या हो रहा है? सर, पिछले 1.5-2 साल में मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग काम किया है, जो अब धीरे धीरे करके आएगा हमारे आपके सामने। होपफुली आप उतने ही प्यार से मुझे अगली बार भी मिलेंगे जैसे इस बार मिले। अलग अलग जॉनर्स अटेम्प्ट करे हैं, कुछ नमकीन, कुछ तीखे, कुछ खट्टे मीठे, कुछ अलग अलग। तो होपफुली मज़ा आएगा जो सामने लाऊंगी मैं आप लोगों के। बाकी तो अब आगे की जर्नी जो है वो भगवान मालिक है, वही जानते हैं। बहुत सारी जॉनर्स हैं जो मैं करना चाहती हूँ। रोमांटिक कॉमेडी हो गया, हॉरर हो गया, एस्पियोनाज हो गया, एक्शन हुआ। एक्शन मैंने टेस्ट केस के बाद दोबारा नहीं किया। मैं चाहती हूँ ये सारी चीज़ें करना। बीच में हमने एक इंटरनेशनल भी वो किया था। वो उस पर आप अभी प्रयास चालू है कि? जी, उसमें क्या होता है कि आपको वहाँ रहकर जिस हिसाब से आप एक रेगुलरिटी में रख पाते हैं ना, जैसे कि मैं यहाँ हूँ तो मैं यहाँ काम कर रही हूँ, वहाँ रहना ज़रूरी है, और यहाँ पर रहकर वहाँ भी काम हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा फिर ब्रेक्स में आ जाता है। और ऑल्सो कोविड के बाद वहाँ की इंडस्ट्री का बहुत स्ट्रगल्स रही हैं। राइटर्स की स्ट्राइक हुई थी, अब धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स वहाँ भी बनना शुरू हो रहे हैं। और जब वहाँ से बुलावा आएगा तो वहाँ को चल पड़ेंगे बैग बांध कर। क्या बात है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी यात्रा ऐसी शानदार है। लेकिन चलते चलते एक सवाल, क्योंकि आप फौजी बैकग्राउंड से हैं और आपके फादर जो हैं शहीद हुए हैं देश के नाम, ये जो ऑपरेशन हुआ अभी सिंदूर, इस पे क्या आप कहना चाहती हैं इस जवानों को? जी, मैं तो यही कहूँगी कि मैं एक शहीद की बेटी हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हर वो जवान और हर एक अफसर जो एक सीमा पर है और डटा हुआ है कि देश पर आंच ना आए और उग्रवाद और आतंकवाद जड़ से निकल जाए कहीं, मैं चाहती हूँ कि उनको ये पता हो कि पूरा देश उनके साथ है। हमारी प्रार्थनाएं, हमारे थॉट्स, हम सब उनके बारे में सोच रहे हैं इस वक्त। और मैं उन फैमिलीज़ को भी पूरी तरह से अपनी स्ट्रेंथ और प्रेयर भेजना चाहती हूँ जिन्होंने अपने लव्ड वंस और प्रियजन खोए हैं इस पूरे समय में। और जो फौजियों की फैमिलीज़ हैं जो जानते हैं कि उनके बेटे, उनके हस्बैंड्स, उनके भाई सीमा पर हैं, और पता नहीं है हमें वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, या वो सब बस अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखें। उनको भगवान हर तरह का करेज दे। मेरी बस ये दिली तमन्ना है। जब प्रधानमंत्री ने एक बड़ी सुंदर लाइन कही पूरे अपने भाषण में जी, कि ये समय युद्ध का नहीं है दुनिया के साथ, लेकिन ये समय आतंकवाद का भी नहीं है। बिल्कुल सही बात कही उन्होंने, और इससे बड़े शब्द और इससे गहरे शब्द क्या हो सकते हैं। हमारे जो देश के एक उनसे, वो हमारे पिता हैं ना, वो देश के पिता हैं हमारे लिए। तो आई थिंक उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सही है। चलिए निम्रत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी यात्रा ऐसी जगमगाती हुई आगे चलती रहे, ये दुआओं के साथ। गॉड ब्लेस। थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज। थैंक यू।